Good morning, everybody. Good morning. तो हम लोग रीजनिंग में पहुंच चुके थे। हमने आई थिंक कंप्लीट कर लिया था रीजनिंग में अरिथमेटिक रीजनिंग को, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज श्रेणी। सीरीज में ठीक है, अभी मतलब कल शाम को अचानक खराब हो गई थी। सीरीज में हमें दो टाइप की सीरीज पढ़नी है, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज। संख्या श्रेणी और अक्षर श्रेणी। जो नंबर सीरीज है वो तीन टाइप में मैंने बांटी है। सिंपल नंबर सीरीज, सरल संख्या श्रेणी, डबल नंबर सीरीज, द्विश्रेणी, सीरीज इन सीरीज, श्रेणी में श्रेणी। अल्फाबेट सीरीज भी तीन प्रकार की है, सिंपल सीरीज, डबल सीरीज और कंटिन्यू सीरीज। सरल श्रेणी, द्विश्रेणी और सतत श्रेणी। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि हमें लगभग 6 प्रकार की सीरीज पढ़नी है, बट इसके अलावा हम कुछ डायग्राम वाली सीरीज के भी आइडिया देंगे और मिसिंग टर्म से जुड़ी हुई कुछ चर्चाएं भी आपके सामने रखेंगे। बना लीजिए इसे तेजी से। देखो, इसमें जो सिंपल सीरीज के सवाल बनते हैं या इस चैप्टर में जो सवाल आते हैं, टाइटल डालिएगा सिंपल सीरीज। पहले तो कुछ बेसिक आइडिया बता दूं मैं। हमें इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वहां क्या जोड़ा जा रहा है, घटाया जा रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, कि क्या किया जा रहा है, ताकि हम उसके बेसिस पर यह आइडेंटिफाई कर सकें कि अगला टर्म क्या होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने देखे होंगे, टेबल जैसे होता है, मान लीजिए 2, 5, 8, 11, 14। तो ये अंडरस्टूड है, आपको दिख रहा होगा कि हर जगह +3, +3, +3। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि +3 दैट मीन्स 17 आंसर होगा। बट यहां प्लस इक्वल भी हो सकता है, पैटर्न बनाए जा सकते हैं कई तरीके के। हमें उन सभी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। तो लिखते चलिएगा मेरे साथ, पहले सीरीज इन सीरीज में 4, 7, 12, 19, 28,
11, 13, 17, 19, 23, 25, 120, 99, 80, 63, 48, 6, 13, 25, 51, 101, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, देखना पहले दो सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूं और बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, इजी टॉपिक है। हमें सीखना है कि हल कैसे करते हैं। तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या पैटर्न है। नंबर को पहले प्लस और माइनस ट्राई करेंगे ना, तो फिर मल्टीप्लाई। तो +3, +5, +7, +9। तो +3, +5, +7, +9, इसका मतलब +11 और आंसर आ जाएगा 39। पैटर्न है 3, 5, 7, 9 ऑड नंबरों को जोड़ रहा है। जैसे यहां देख लीजिए, +2, +4, +2, +4, +2, +4। हमें पैटर्न देखना है बस, और उस पैटर्न के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो अब आप लोग ट्राई करिए और मुझे बताइए अगले तीनों के आंसर क्या हो सकते हैं। बढ़िया। $35, 203। तीनों सवालों को ट्राई करिए। नरेश, रितांशी, बहुत बढ़िया। श्री, तो यहां हमने देखा -21, -19, -17, -15, तो ऑब्वियसली -13। यहां नंबर आप देखिए, शुरुआत 6 से हुई और डायरेक्ट 101। इतने रैपिडली नंबर केवल तभी बढ़ सकते जब वहां मल्टीप्लाई का पैटर्न, जैसे डबल +1, डबल -1, डबल +1, डबल -1, तो डबल +1। और यहां आप देखेंगे कि शुरुआत के दो टर्म को जोड़कर अगला टर्म, फिर इन दोनों को जोड़कर अगला टर्म, फिर इन दोनों को जोड़कर, पहले दो लोगों को जोड़कर अगले को लिखा जा रहा है। इसे फिबोनाची सीरीज कहते हैं। फिबोनाची।
तो ये सिंपल सीरीज है, नाम से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ एक पैटर्न होगा, हमें वो आइडेंटिफाई करना होगा और फिर आंसर निकालना होगा। बिल्कुल इसका नाम बहुत इजी है, लिखना डबल सीरीज। लेकिन दूसरी बात है डबल सीरीज, द्विश्रेणी, डबल सीरीज लिखेंगे द्विश्रेणी। अब ध्यान से सुनना कि जो डबल सीरीज है, द्विश्रेणी है, ये मैंने क्लासिफाइड किया है। यहां पर एग्जामिनर कहीं भी आपको जब सवाल देगा तो ऐसा नहीं कहेगा कि मधुकर सर डबल सीरीज, वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्वेश्चन डबल सीरीज का है, क्योंकि रियलिटी में डबल सीरीज का सिंपल सा मतलब ये है कि यहां एक साथ दो सीरीज वर्क कर रही होगी, एक ऑड पोजीशन पर और एक इवन पोजीशन पर। तो सवाल ये कि अगर आप पहचान गए तो उत्तर 1 सेकंड का है, और अगर नहीं पहचान पाए तो उत्तर कमरे से बाहर आने पर पता चल जाएगा। मतलब एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे और पड़ोसी बताएगा कि सवाल तो बहुत इजी था। तो इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डबल सीरीज है। तो लिखना आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल सीरीज, द्विश्रेणी की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डबल सीरीज। पहला, रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, पहला रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। मतलब आप जरा इस सीरीज को देखो, इस सीरीज में कोई भी नंबर 2 बार नहीं है, लेकिन डबल सीरीज में ऐसे होगा कि कुछ नंबर 2-2 बार भी आ जाएंगे, और अगर नंबर 2 बार दिखा मतलब एक ही रीजन है उसका, डबल सीरीज। दूसरा, फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव। इस सीरीज में या तो सीरीज लगातार बढ़ रही है या लगातार घट रही है, लेकिन यहां ऐसा होगा कि सीरीज बढ़ी फिर घटी, फिर बढ़ी फिर घटी। दैट मीन्स यहां सीरीज में फ्लक्चुएशन मिलेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कैरेक्टर मिल जाए तो आप डिक्लेयर कर दीजिएगा कि वो सवाल डबल सीरीज का ही होगा। वो क्वेश्चन डबल सीरीज का होगा। अब ये वो सवाल है कि एग्जाम हॉल में अगर आ जाए तो शायद आइडेंटिफाई करने में तकलीफ हो जाएगी, लेकिन अगर आपको पता चल जाए बस कि ये डबल सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप बड़े आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। पहला सवाल मैं हल कर रहा हूं। अब मैंने देख लिया कि इसमें फ्लक्चुएशन है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। इसका मतलब ये तय हो गया कि ये सवाल डबल सीरीज का है।
अब देखो पता चल गया तो उत्तर कितना इजी है, 4 6 8 -3 -5 -7 और उत्तर आ गया 8 and 0। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हम सीरीज को पहचान गए तो बहुत इजीली आंसर बता पाएंगे, लेकिन अगर हम सीरीज नहीं आइडेंटिफाई कर पाते तो यही में कंफ्यूजन होते रहते कि कभी 13 जोड़ रहा है, कभी 11 घटा रहा है, फिर कभी 8 जोड़ रहा है, कभी 6 घटा रहा है, फिर इसमें तकलीफ हो जाती। तो बताइए आप लोग अब अगले सवालों के आंसर। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सवाल डबल सीरीज का है? दूसरा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सवाल डबल सीरीज का है? रिपीटेशन, बहुत बढ़िया, रिपीटेशन दूसरे में हो रहा है। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि सवाल डबल सीरीज का है, आपके अंदर दिमाग में आ जाएगा कि एक साथ 2 सीरीज वर्क करेगी। इसका मतलब 43 होगा यहाँ, +3 +6 +9 +12 3 6 9 12 +15। तो यदि आइडेंटिफाई हो जाए तो उत्तर बहुत इजी है, लेकिन अगर आइडेंटिफाई ना हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहां उतार चढ़ाव हो रहा है, बस इसी में उत्तर आ गया, एक ही क्वेश्चन मार्क है तो उत्तर बता दिया हम लोग। तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस और आंसर नहीं है इसमें, इंपॉर्टेंट है यहां 5 से डिवाइड किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है इसकी पहचान करना। ठीक है, इसकी पहचान अगर हम कर पाए तो उत्तर बहुत आसानी से आए। पूजा अभी तो क्लास लो बेटा, फिर लास्ट में डाउट देखेंगे। अब वापिस आइए इसी में। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे कठिन टाइप होता है सीरीज इन सीरीज। सबसे कठिन टाइप, श्रेणी में श्रेणी। बताओ, हमारा एक लाल है अर्पित, इन्हें भी कलेक्टर बनना है, वो कह रहे कि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे बताओ कि क्या करें हम, कि इससे भी ज्यादा कोई चीज सिंपल हो सकती है? क्या उम्मीद करते हो कि आपको यूपीएससी पूछे कि बताओ बेटा 4+4 क्या होता है? क्या उम्मीद करते हैं कि ये वाली चीज पूछे यूपीएससी? ऐसे लोगों से मेरी विनती है कि वे अपनी बुद्धिमत्ता को चरम सीमा पर लाए और प्रयास करें कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं। सीरीज इन सीरीज सबसे कठिनतम सवाल होते हैं। लगाइए, साम दाम दंड भेद, अड़ोसी पड़ोसी, जो मदद कर सकते हैं।
ऑप्शन दे देता हूं मैं, ताकि देखें कितने लोग मोटे तौर पर कहे तो लगभग 20 वाले आंसर को 25%, 37%, 22%, 16%। और जैसे कि आप जानते हैं, कठिन सवालों में वही उत्तर होता है जो सबसे कम लोग लगाते हैं। अब सवाल है कि इसकी पहचान क्या है, कि सर इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि सवाल सीरीज इन सीरीज का है। तो इसकी सिंपल सी पहचान है कि जो उत्तर आपको लगे कि आ ही नहीं रहा है, तो मैं अब आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। सीरीज के प्रश्नों को हल करने का एक ऐसा तरीका दे रहा हूं कि यदि कुछ भी ना आए तो ये लगा दीजिएगा, और अगर इसके बाद भी उत्तर नहीं आया तो सवाल छोड़ देना, बशर्ते सवाल डबल सीरीज का ना हो। आइए तरीके पर गौर करेंगे। इसमें आप सीरीज के अंदर सीरीज बनाते चलेंगे, जैसे मैं आपको यहां बनाते हुए दिखा रहा हूं। अभी आपने डिफरेंस निकाला कि 17 जोड़ा 43 ऐड किया, 81 ऐड किया है, ठीक है। अभी कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, फिर से चलने दो इसे। 26 ऐड किया, 38 ऐड किया, 50 ऐड किया। अभी भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो चलने दो इसको। +12 और +12। अब मैंने पहचान लिया कि पैटर्न 12 का है, तो मैंने +12 किया, 50 62 आ जाएगा, 62 ऐड किया तो 193 आ जाएगा, 193 ऐड किया तो 468 आ जाएगा। अगली बार आपकी लाइफ में सवाल आए और आप केवल यहां तक भी पहुंच गए हो, तो ये आखिरी वाली जो लाइन है ना, इसको डायरेक्टली जोड़ देना, सीधा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। आखिरी वाले सभी नंबरों को जोड़ देना तो डायरेक्टली 468 आ जाता है। अब रियल पैटर्न दिखा रहा हूं मैं, ये तो तरीका बता रहा हूं मैं हल करने का। रियल पैटर्न 1 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 5, 3 का स्क्वायर इंटू 7, 4 का स्क्वायर इंटू 9, 5 का स्क्वायर इंटू 11, तो 6 का स्क्वायर इंटू 30। लेकिन इतनी कठिन सीरीज को पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ज्यादा बेटर है कि इतना टेंशन नहीं लेंगे। आपको लग रहा है कि सीरीज में ऐसा कोई सवाल आया जो आपसे हल नहीं हो रहा है, इस ब्रह्मास्त्र को लगाइए और उत्तर निकाल दीजिए। हमें कोई पहचानने की जरूरत नहीं कि रियल में वो सीरीज क्या थी। आप डायरेक्टली पैटर्न बनाइए, आइडेंटिफाई करिए, आखिरी के सभी नंबरों को जोड़कर आंसर दे दीजिए। बना लीजिए। फिर मैं अगला सवाल आपको इसी पैटर्न पर देता हूं।
इन सबको जोड़ देना, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। लिख लिया है? लिखिए वाला 2, 12, 36, 80, 150, आइए देखते हैं क्या आंसर आप लोग अब लगा रहे हैं। बहुत बड़ी, जो लोग समझ गए हैं अब उत्तर निकालने लग गए हैं। +10 +24 +44 +70 +14 +20 +26 +6 +6 252। बहुत बढ़िया। बाकी रियल पैटर्न है 1 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 3 का स्क्वायर इंटू 4, 4 का स्क्वायर इंटू 5, 5 का स्क्वायर इंटू 6, 6 का स्क्वायर इंटू 7। लेकिन अगर पैटर्न ना भी पहचान में है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अब एक ऐसा तरीका है कि कितना भी टिपिकल सवाल हो आप आंसर दे सकते हैं। तो ये है नंबरों में डाइवर्सिटी, इतने टाइप के सवाल इसमें बन सकते हैं। अब हम बातचीत कर रहे हैं अल्फाबेट सीरीज में, एबीसीडी वाली सीरीज में। देखो मेरे को पैटर्न इसलिए पता चलता है क्योंकि मेरी रटी हुई ये चीजें मोटे तौर पर कहूं, क्योंकि ये सवाल कोई पहली बार तो मैं हल कर नहीं रहा हूं। सच्चाई ये है कि लगभग 1000 बार से ज्यादा सवाल मेरी आंखों से गुजर चुका है। ठीक है, माइनस के पैटर्न भी हो सकते, बिल्कुल हो सकते। पिछले क्वेश्चन में 193, 131 +62 193। बाकी इसमें प्रैक्टिस की इतनी कोई जरूरत नहीं, आपको बस तरीका पता हो जाए। देखो मेन चैप्टर पढ़ाने का मकसद है आपको शॉर्टकट बताना जिसके बलबूते कोई मास्टर हवाबाजी करता है। अब आते हैं अल्फाबेट सीरीज में, और अल्फाबेट में आपको सबसे पहले अल्फाबेट की पोजीशन याद होनी चाहिए। 5, 10, 15, 20, 25। और इसमें क्योंकि पैटर्न बहुत ज्यादा नहीं, मल्टीप्लाई बनेगा नहीं, इजी पैटर्न रहेंगे,
तो इसमें हम डबल और सिंपल सीरीज को एक साथ ले रहे हैं क्योंकि इजी सवाल बनते इसमें, या तो जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, बाकी कोई सवाल ज्यादा नहीं बनते हैं। तो लिखते चलेंगे सिंपल और डबल सीरीज इन अल्फाबेट। देखो, इनमें सवालों को सॉल्व करने का सबसे पहला और बेटर तरीका ये कि आप पोजीशन लिखिए। जितने जल्दी आप पोजीशन लिखेंगे उतना ही बेटर आपके जल्दी आंसर आएंगे। ऐसे उंगलियों पर मत गिनिए, गलतियां होती है उसमें। ज्यादा बेटर होगा कि आप पोजीशन लिख दीजिए। जैसे ये 1 पोजीशन पर है, ये 3 पर है, ये 6 पर, ये 10 पर और ये 15 पर है। तो +2 +3 +4 +5। तो आप कहेंगे सर +6, 15 और 6 21, टी पर 20, तो 21 आ जाएगा यू। तो पहले का आंसर आएगा यू। जैसे दूसरे में भी देखना, 18, 21, 24, 1, 4, तो ये +3, ये +3, ये भी +3 है क्योंकि 24 और 3 27, 27, 24 and 3, but alphabet is 26, so again we start from A. Now +3, that means 7, 7 means G। अब आप ट्राई करिए, इसी में सिंपल और डबल सीरीज एक साथ दिए हमने। बहुत बढ़िया। कैसे आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने कि ये डबल सीरीज है? आपको कैसे पता चला कि ये डबल सीरीज का सवाल है? रिपीटेशन। बहुत बढ़िया, क्योंकि अब आपको ये पता है कि रिपीटेशन जहां भी आएगा वो केवल और केवल डबल सीरीज ही हो सकती है। तो जैसे ही पता चला डबल सीरीज है, ए बी सी डी ई एफ, बी सी डी डी ई एफ एफ जी एच एच आई जे। ऐसे सवालों में हमेशा सवालों का जवाब जब दोगे तो ये मत सोचना कि ए का जेड से क्या रिलेशन है, बिल्कुल भी नहीं। इससे हमें कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये सोचो कि ए का जी से क्या रिलेशन है। तो 1, 7, 13
और 90। तो हम कहेंगे +6 +6 +6 +6 25, तो आएगा y। अब आप चाहो तो ये भी समझ सकते हो कि उल्टा लिखा गया है, उसका उल्टा लिखा गया है, या -6 -6 -6, तो उल्टा भी आएगा। तो ऐसे सवाल जहां पर 2-2 3-3 अक्षरों की सीरीज चल रही होगी, वहां फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर रिलेशन आइडेंटिफाई करो, फिर आपस के रिलेशन बाद में देखना। और ये कुछ गंदे सवाल है, ये आने नहीं चाहिए लेकिन आ चुके हैं 2013 मध्य प्रदेश में और 2019 उत्तर प्रदेश में। इन लोगों को अपनी मर्जी के नियम चाहिए, तो इन्होंने ऐसे सवाल बनाए हैं, जरा देखना ध्यान से। आप में से कई लोग बेचारे डबल सीरीज में लग गए होंगे, जबकि सवाल देखना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। कई बेचारे डबल सीरीज से लेकर कई सारी सीरीज लगा रहे होंगे और उनको बाद में बाहर आके पता चलेगा कि ये तो जनवरी फरवरी लिखा हुआ है। तो ऐसा मजाक भी होता है एग्जाम हॉल में। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ऐसी बकवास बातें भी होती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भाई उनको लगा कि हम महीने पूछेंगे तो उन्होंने महीने पूछ ली। एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछ लिया कि सर आप सीरीज के हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो 8, 9, 10, 11, 12 बोले आगे क्या। तो हमने कहा 13, वो कहे कि नहीं 1, क्योंकि 12 बजने के बाद 1 बजता है। तो कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों के लिए केवल एक ही बातचीत है कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो ऐसी भी चीजें होती है सीरीज में। इस तरीके के भी पैटर्न मतलब पूछे जाते एग्जाम हॉल में। बिल्कुल। सेकंड वाले क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन है A to G +6 हो रहा है, +6 हो रहा है, +6, तो हमने भी +6 कर दिया। फिर -6 हो रहा है, -6 हो रहा है, -6 हो रहा है, -6 कर दिया। लेकिन इसमें एक अच्छी सीरीज है, इसमें एक बढ़िया सीरीज है जो आ सकती है, वो है कंटिन्यू सीरीज, सतत श्रेणी। सतत श्रेणी में एग्जामिनर क्या करता है, कुछ 4-5 अक्षरों को रिपीट करता है, ABCD 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 ABCD, और फिर उसमें बीच में से कुछ अल्फाबेट गायब कर देता है और फिर हमसे पूछता है कि बताओ इन खाली जगह पर क्या आएगा। तो ये थोड़े से लॉजिकल सवाल है और यूपीएससी इसको पसंद भी करती है, इसके आने की संभावनाएं भी होती हैं। तो टाइटल डालिए कंटिन्यू सीरीज, सतत श्रेणी, सतत श्रेणी।
हम सीखेंगे कि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हमारे पास है और किन पैटर्न के बेसिस पर हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे पहले 3 सवालों पर ध्यान दीजिए। कभी भी हल करते समय हमें ध्यान देना चाहिए, जो जानकारी दी है उसी से उत्तर निकालने पर गौर करें पहले। जैसे ऐसा कोई अक्षर देखो जो ए के पहले दिया गया हो। ए के पहले बी है, ए के पहले बी है, बी के पहले ए है, बी के पहले ए है। और जब हम कुछ 4-5 अक्षर आइडेंटिफाई कर ले तो हम उसको 2 बार ट्राई करें, 2 की पेयर या 3 की पेयर में बस। जैसे 2 की पेयर ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, पैटर्न बन गया। इसका मतलब उत्तर आ गया है। लेकिन उत्तर क्या लिखा जाएगा? उत्तर वो लिखा जाएगा जो खाली जगह भरा पड़ा है। तो मेन टारगेट है शुरुआत के 4-5 अक्षरों का आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको हम 2-2 की पेयर में, 3-3 की पेयर में पढ़ेंगे। जैसे यहां देखो, ओ के पहले ऐसा कोई अक्षर तो एम दिख रहा है, पी के बाद कोई अक्षर तो एन दिख रहा है। जोड़ी में पढ़ो, एमओपीएन, एमओपीएन, एमओपीएन। आंसर आएगा एमएनपीएमओ। ऐसा कोई अक्षर जो एम के बाद या एन के पहले है, एन के पहले, एम के बाद ए है। जोड़ी में पढ़ के देखो, एम ए, एन एम, एम एम ए, एन एम नहीं आ रहा है। पर अगर 2-2 की जोड़ी नहीं हो रही तो 3 की ट्राई करके देखो। जैसे एम ए एन, यहां सुधार दो थोड़ा सा, एम ए एन, एम ए एन, एम ए एन, एम ए एन। तो डबल ए, डबल एम और डबल एन, ये ए था ऑलरेडी दिया हुआ। सॉरी, एन ऑलरेडी दिया हुआ था यहां, एन। इसको सुधार लीजिएगा सवाल को, एन, एम ए 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 एन, वो ए लिख दिया गया था मुझसे। तो हमें पैटर्न में क्या करना है? या तो 2 की पेयर बनानी है या तो 3 की पेयर। तो कभी उत्तर 2 की पेयर से आएगा, कभी 3 की पेयर से। आप ट्राई करिए भला इन तीनों सवालों को। बहुत बढ़िया, जिनके आंसर आ गए बहुत बढ़िया। जिनके चेहरे खराब है भयानक इमोजी के रूप में, वो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि आप लोग खराब वाले रहेंगे तभी तो अच्छे वाले बच्चे जल्दी निकल पाएंगे। ऐसा कोई अक्षर ढूंढो जो ए के बाद है और पढ़ के देखो। बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी,
मतलब आंसर आएगा BACC। बढ़िया अंकिता। ऐसा कोई अक्षर ढूंढो जो ए के बाद और बी के पहले है, ए के बाद और बी के पहले। BCAA BCAA BCAA, आंसर आना चाहिए था ACAB। ऐसा कोई अक्षर जो एस के बाद या टी के पहले है, एस के बाद और टी के पहले। दो की जोड़ी TSTTTS, तीन की जोड़ी TSTTTSTTST, मतलब TSTS। तो जो कंटिन्यू सीरीज होती है, कंटिन्यू सीरीज में सबसे बेस्ट तरीका होता है आप मेथड से चलें। लेकिन मान लेते एक ऑप्शन विकल्प, मान लेते कि ऐसा कोई सवाल आए कि उत्तर ही ना निकल रहा हो, तो एक आखिरी ट्राई आप बाय ऑप्शन कर सकते हैं। ऑप्शन में रखी हुई चीजों को पढ़ के देखिए, जिसमें पैटर्न बन जाए वो हमारा आंसर होगा। BAC खाली जगह क्या भरा, पैटर्न आंसर नहीं होता है। हाँ, ये आए हैं सवाल। पैटर्न आंसर नहीं होता है, आंसर होता है खाली जगह क्या भरा हम लोगों ने। बिल्कुल हिट एंड ट्राई मेथड भी अपना सकते हैं अगर आपसे नहीं हो पाता है। पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद आंसर निकालो। बिल्कुल। रिवर्स टाइप के क्वेश्चन जैसे अभी हमने देखे थे, ये रिवर्स टाइप था। 26, 20, 14, 8, 2। तो इतनी डाइवर्सिटी सीरीज के चैप्टर में है, हर साल सवाल आता नहीं है, बट इन 12 वर्षों में अभी तक 5 प्रश्न इस टॉपिक से आए हैं। बाकी ज्यादा प्रैक्टिस इसलिए मत करना क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिस के बाद भी उत्तर या तो 1 सेकंड में आया या तो आया ही नहीं, तो स्किप भी मत करिए। जान लीजिए कि हल कैसे करते हैं, उत्तर निकल जाता है। अब इसमें लिखना मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म छूटा हुआ पद या लुप्त पद। मिसिंग टर्म सीरीज के जैसा ही है, लेकिन मिसिंग टर्म में क्या होता है कि आपको कोई डायग्राम दिया जाएगा और उस डायग्राम में किसी भी प्रकार का एक मतलब चीज दी होती है, नंबर्स दिए होते हैं इसमें। जैसे एक सवाल देख लीजिए, $20,160।
यहां भी हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ता है, लेकिन बस इतना सा ही अंतर है कि यहां जब हम पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे तो यहां कोई सीरीज नहीं होगी। जैसे पहला सवाल देखना, नंबर 4 से डायरेक्ट 20,000 पर पहुंच गया, मतलब कोई मल्टीप्लाई ही होगा। तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 4 96, 96 इंटू 5, तो ऑब्वियसली यहाँ 6 का मल्टीप्लाई 2880 आंसर होगा। पैटर्न आइडेंटिफाई करना होगा। इसमें कई बार किस्मत भी साथ देती है, कई बार मेहनत साथ देती है कि आपको पता है कि शायद ऐसा किया हो। जैसे यहां पर देखना, 7 गुना में 4 28, -1 मल्टीप्लाई और माइनस, 40 -2 तो 54 -3। बताइए तीसरे में आंसर। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने उत्तर निकाला लेकिन वो ऑप्शन में नहीं, जैसे 255 आप में से कई लोगों ने निकाला है। आपने कहा कि सर डबल प्लस 1, 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 लेकिन कई बार वो ऑप्शन में नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब कोई दूसरा आंसर भी हो सकता है। जैसे 3 रख के देखो, 3 डबल प्लस 1, हो सकता है शुरुआत 3 से हो रही हो। क्योंकि 3 का डबल 6 प्लस 1 7, फिर 7 का डबल, हो सकता है कि शुरुआत 7 नहीं 3 कर रहा हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपने जो निकाला उसकी जगह कोई और आंसर भी हो सकता है। बिल्कुल। तो या तो 3 या तो 255, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया गया। अब ऐसा मत सोचना सर दोनों हो गए, तो ऐसा नहीं होगा। बाकी अगर ऐसा हो जाए तो ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब क्वेश्चन हटा देना चाहिए, क्योंकि वो गलत क्वेश्चन है फिर। पर कभी कभी इसमें ऐसे 3-3 डायग्राम के सवाल भी आने लगे आजकल। ऐसे भी सवाल आते हैं। 4 5 4 5 6 5 6 7 4 8 10। अब ऐसे भी सवाल आते हैं। अगर ऐसा कोई सवाल है तो याद रखना कि पहले डायग्राम में जो पैटर्न होगा सेम सेम पैटर्न होना चाहिए, दूसरे पैटर्न बदलना नहीं चाहिए। तो बताइए कि आप क्या आंसर चुनेंगे। ऐसे सवालों में दो दो आंसर की संभावनाएं ज्यादा रहती है।
देखो पहला आंसर तो जो लग रहा है 4 गुना में 5 गुना में 6, 120। शायद 120 का 12 लिख रहा है, वो 10 से डिवाइड करके या सीधा 12 लिख रहा है। 5 गुना 6 गुना 7, बिल्कुल। तो फिर 4 गुना 8 गुना 10, 320 का 32 लिखा जाए। लेकिन एक और आंसर संभव है, एक और आंसर। 5 गुना में 4, 5 गुना में 4 -6, उसमें से एक्स्ट्रा -2 करके लिख रहा है। चेक करो, 5 गुना में 6 23, बिल्कुल आ रहा है पैटर्न। तो 4 गुना में 8 32, -10 22 -2, ये भी आंसर सही है। डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया है। तो कहने का अभिप्राय है कि आप इसमें जितना सोच पाएंगे, जितना थॉट डेवलप्ड हो पाएगा, उतनी जल्दी आंसर आएंगे इसमें। तो कल हम इसमें कुछ और चर्चाओं की बातचीत करेंगे, और कल हम देखेंगे इसमें डायग्राम सीरीज और क्यूब। कल क्यूब और क्यूबॉइड खत्म हो जाएगा, और उसी के साथ आखिरी टॉपिक पर आ जाएंगे हम लोग, ब्लड रिलेशन पर। ठीक है, तो टाइटल डालिए मैथ्स। हमने इसमें स्टार्ट कर लिया था टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस में लिखेंगे सबसे पहले टाइप 1। टाइप 1 के सवाल ऐसे आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। सब टाइप 1 2 ये मैं करता हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि अलग टाइप है, ये अलग सवाल है। टाइप 1 के सवाल कुछ ऐसे होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है कि यदि एक बस बिना रुके चले तो इतनी स्पीड से चल लेती है, और अगर रुक रुक कर चले तो इतनी स्पीड होती है। बताओ हर घंटे कितने मिनट का स्टॉप ले रही है। या कोई ट्रेन बिना रुके चले तो इतनी स्पीड से चलती है, और रुक रुक कर चले तो इतनी स्पीड से चलती है। तो पहला टाइप लिखते हैं, टाइप 1 लिखना प्रश्न। द स्पीड ऑफ द बस विदाउट स्टॉपेज इज 54 किलोमीटर पर आवर। एक बस बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक बस बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। बट विथ स्टॉपेज, लेकिन जब वह रुक रुक कर चलती है, बट विथ स्टॉपेज इट्स स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब वो रुक रुक कर चलती है तो उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
then this bus stop for how many minutes per hour? तब यह बस प्रति घंटा कितने मिनट का स्टॉप लेती है? Then this bus stop per hour how many minutes? तब यह बस प्रति घंटा कितने मिनट का स्टॉप लेती है? पहला सवाल सीखने पर ध्यान दो। हर टाइप में पहले सवाल सीखने पर ध्यान दिया करिए। देखना, सबसे पहली बात है कि ये बस की कैपेसिटी, ताकत कितनी है? तो ये बस 54 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती थी हर घंटे में। मतलब ये बस 54 किलोमीटर दूरी कवर करने की ताकत रखती है 60 मिनट में। लेकिन रुकने के कारण, रुक कर चलने के कारण वह केवल 45 चल पाई महोदय। और 45 चलने का मतलब हुआ कि वो 54 की जगह 45 चल पाई, मतलब वो 9 किलोमीटर नहीं चल पाई होगी। पर वो 9 किलोमीटर इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि वो रुक कर चल रही थी, क्योंकि वो इतने ही टाइम रुक गई जितने टाइम में 9 किलोमीटर चली जाती, या वह उतने ही टाइम का स्टॉप ले रही है जितने में 9 किलोमीटर वो कवर कर सकती थी। तो 54 किलोमीटर 60 मिनट में वो बस कवर करती है, बट वह 9 किलोमीटर नहीं कवर कर पाई, उतना ही टाइम लॉस कर लिया जितने में वो 9 किलोमीटर कवर करती। चेक कर लेते हैं, 9 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगता इस बस को? 10 मिनट। हम कहेंगे कि हर घंटे ये बस 10 मिनट का स्टॉप लेती होगी। बाकी अगर आप किताबी फार्मूला चाहे तो किताबी फार्मूला है। ये टाइम डायरेक्ट मिनट में आ जाएगा। S1 मतलब विदाउट स्टॉपेज और S2 मतलब विद स्टॉपेज। तो अगर आपको लगे तो आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। हमारे लिए तो दोनों ही अच्छे तरीके हैं। 54 किलोमीटर बस चल सकती थी 60 मिनट में, लेकिन 45 ही चल पाई रुकने के कारण। 9 किलोमीटर वो कवर नहीं कर पाई, 9 किलोमीटर का टाइम नुकसान हो गया होगा। जितने टाइम में वो 9 किलोमीटर कवर करती होगी उतना ही टाइम का नुकसान हुआ होगा। अगर आप फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो 54 माइनस 45, 54 तो 9/54, 10 मिनट का स्टॉप वो ले रही होगी। मेरे हिसाब से बढ़िया तरीका ये है ज्यादा, जहां कोई ट्रिक्स फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, लॉजिकल है। ट्राई करिए अब आप लोग। लिखना, excluding stoppage the speed of a train is 80 kilometer per hour. Excluding stoppage the speed of a train is 80 किलोमीटर पर आवर। यदि स्टॉप को हटा दिया जाए तो एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर। यदि स्टॉप को हटा दिया जाए तो एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 60 किलोमीटर पर आवर।
और यदि स्टॉपेज को शामिल किया जाए तो उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। और यदि स्टॉप को शामिल किया जाए तो उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फॉर हाउ मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर? फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर? तब यह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट का स्टॉप लेती होगी? बहुत अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। ये ट्रेन चल सकती थी 80 किलोमीटर 60 मिनट में, लेकिन केवल 60 ही चल पाई। 20 किलोमीटर का लॉस हुआ। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस वो जितने टाइम में कवर करती उतने का लॉस हुआ। 15 मिनट यह बस अब स्टॉप, यह ट्रेन स्टॉप ले रही हो। तो ये है टाइप 1 इजी टाइप है। लिखिएगा टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 में सवाल ऐसे आते हैं कि यदि एक व्यक्ति घर से मार्केट जाता है पैदल बाय वॉकिंग एंड कम बैक बाय राइडिंग, और वापस लौटता है गाड़ी से, तो उसे इतना टाइम लगता है। यदि वो गाड़ी से ही जाता, गाड़ी से ही आता, तो उसे इतना टाइम बचा लेता। अब यदि वो पैदल जाए पैदल आए तो कितना टाइम लगेगा? ऐसे सवाल आते हैं टाइप 2 में। तो लिखेंगे टाइप 2 में पहला सवाल, ए मैन टेक्स 6 आवर in walking to a certain place and riding back. A man takes 6 hours in walking to a certain place and riding back. एक आदमी निश्चित दूरी पैदल जाकर गाड़ी से लौटता है। कुल 6 घंटे का समय लगता है। उसे कुल 6 घंटे का समय लगता है। A man takes 6 hours in walking to a certain place and riding back. He would have gained 2 hours. He would have gained 2 hours by riding both ways. He would have gained 2 hours by riding both way. यदि वो गाड़ी से जाता और आता तो 2 घंटे की बचत कर लेता। यदि वह गाड़ी से आता और जाता तो 2 घंटे की बचत कर लेता। The time he would take to walk both way is, तब यदि वह पैदल और आए और जाए तो कितना समय लगेगा? तब यदि वह पैदल आए और जाए तो कितना समय लगेगा? The time he would take to walk both way is, तब यदि वह पैदल आए और जाए तो कितना समय लगेगा?
सवाल पढ़ लिया करिए कभी भी। जिनका मैथ्स वीक है उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप सवाल ध्यान नहीं देते। 3 तरीके बता रहा हूं, जो आपको बेटर लगे वो यूज करना। पहला, किताबी तरीका। किताब वाले कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति गया था वॉकिंग से, आया था राइडिंग से, तो टी वॉकिंग प्लस टी राइडिंग कुल 6 घंटे का समय लगा। पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2t वॉकिंग 2t राइडिंग 12 घंटे। 2t राइडिंग दिया है कि गाड़ी से जाता गाड़ी से आता तो 2 घंटे बचा लेता, 2 घंटे बचा लेता मतलब 4 घंटे में काम हो जाता। तो 2t वॉकिंग प्लस 4 घंटे, तो 2t वॉकिंग 8 घंटे। कि भाई गाड़ी से जाए और गाड़ी से आए तो उसे कुल 8 घंटे का समय लगेगा। ये किताबी तरीका है। मेरे अपने तरीके पर आते हैं। वॉकिंग राइडिंग 6 घंटे लगे, राइडिंग राइडिंग 2 घंटे बचा लिए मतलब 4 घंटे लगे। तो लाल लालियो मुझे ये बताओ कि जाना और आना 4 घंटे में, जाना और आना, इसका मतलब एक तरफ से 2 घंटा लगा होगा ना। तो अगर एक तरफ से 2 घंटे लगते होंगे तो राइडिंग का 2 आवर होगा, 6 में 2 आवर राइडिंग का होगा, तो 4 आवर वॉकिंग का होगा, 4 जाने में और 4 आने में, कुल 8 घंटे में आंसर। कि 8 घंटे वॉकिंग वॉकिंग के लग जाएंगे। ये मेरा तरीका है। तीसरा तरीका बाय ट्रिक्स, जहां सवाल सुना और जवाब आ जाए, बस 1 सेकंड का टाइम लगे। देखो इस पूरे घटना में 3 घटनाएं हो रही है। 3 घटनाएं इस प्रश्न में, वॉकिंग राइडिंग, राइडिंग राइडिंग, वॉकिंग वॉकिंग। तो ऐसी घटना जिसको हम कह सकते हैं कि इसे बीच में रखो, वो है वॉकिंग राइडिंग। वॉकिंग राइडिंग इसको हमने बीच में रखा कि भाई वॉकिंग राइडिंग में 6 घंटे लगे। ऑब्वियसली राइडिंग राइडिंग में इससे कम टाइम लगेगा और वॉकिंग वॉकिंग में इससे ज्यादा टाइम लगेगा। तो बस इतना सा लॉजिक है कि राइडिंग राइडिंग में वो जितना बचत कर लेता है उतना ही 2 घंटे यहां ज्यादा बोल देते। बस मतलब केवल इतना ही टाइम लगना चाहिए था कि इधर 2 घंटे बचे, इधर 2 घंटे ज्यादा बोल दोगे। इधर 1 घंटा बचा तो 1 घंटा ज्यादा बोल देना। इधर 3 आवर्स सेव किए तो इधर 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे। किससे ज्यादा? वॉकिंग राइडिंग से। वॉकिंग राइडिंग से ज्यादा लगेंगे। वॉकिंग राइडिंग वाली घटना को बीच में रखो। अब तीनों तरीके अच्छे हैं, आप डिसाइड करिए जो आपको बेटर लगे। तीनों सीखने नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका तीसरा है। तीसरे में केवल सवाल सुना कि जवाब आ जाता है। वॉकिंग वॉकिंग में प्लस होगा और राइडिंग राइडिंग में माइनस होगा। जितना उधर बचत होगी उतना इधर टाइम लगा देना। जितना यहां बचा लिया समय उतना यहां ज्यादा जोड़ देना। हाँ बिल्कुल, अब आपको सॉल्व करना है। देखो जिनके चेहरे भयानक है उनको तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बस उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सद्बुद्धि दे और उन्हें भी गणित के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करने का साहस जुटाने में मदद करे। अब देखो 3-3 मैं इसलिए आपको जैसे कहता हूं ना कि अगर यहां मैथ्स नहीं आया तो ये मैं दावा कर सकता हूं तुम्हें दुनिया में कहीं मैथ्स नहीं आएगा। और इसका कारण ये नहीं है कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छा आता है, इसका कारण है कि मैं जितने तरीके आपको दे दूंगा, ढूंढ लेना मार्केट में। मैं तरीके इसलिए ज्यादा देता हूं क्योंकि जो आपको बेटर लगे, शायद इससे नहीं तो दूसरे से।
बाकी रामानुजन तो मास्टर भी नहीं बना, तो तुम कहां से खाक बन जाओगे। ठीक है, तो अब आप अगले सवाल का जवाब, मेरा सवाल खत्म हो और आप लोगों का जवाब आना चाहिए। लिखिएगा प्रश्न। ए मेन टेक 5 hours 45 minutes in walking to a certain place and riding back। एक आदमी निश्चित स्थान पर पैदल जाकर गाड़ी से लौटता है। एक आदमी निश्चित स्थान पर पैदल जाकर गाड़ी से लौटता है। उसे कुल 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। उसे कुल 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। He would have gained 2 hours by riding both way। He would have gained 2 hours by riding both way। यदि वह गाड़ी से जाता और गाड़ी से आता तो 2 घंटे की बचत कर लेता। He would have gained 2 hours by riding both way। यदि वह गाड़ी से आता और गाड़ी से जाता तो 2 घंटे की बचत कर लेता। The time he would take to walk both way। तब यदि वह पैदल आए और पैदल जाए तो उसे कितना समय लगेगा। तब यदि वह पैदल आए और पैदल जाए तो कितना समय लगेगा। अब यहां दोनों मेथड बिल्कुल कठिन जाएगी और जिसको हमारी ट्रिक समझ में आ गई वो उत्तर निकाल देगा। जो हमारी ट्रिक्स लगा देगा वो उत्तर निकाल देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अद्भुत। सीधा 2 घंटे ज्यादा लगेंगे तो 7 घंटे 45। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप पहला दूसरा जो भी मेथड लगाओगे उत्तर आएगा, लेकिन बहुत टिपिकल जाएगा कैलकुलेशन में आपको। और यहां डायरेक्टली उत्तर था कि 2 घंटे बचाए तो 2 घंटे ज्यादा बोल दो यहां पर। ठीक है, आइए फिर टाइप 3 पर आते हैं। एग्जाम में काम आएगा मतलब क्या, हम ये सब मतलब जोक थोड़ी चल रहा है, इसी गंदी गंदी बातें करते हैं। क्या ये एग्जाम में काम आएगा। अब इधर ध्यान देना सभी लोग। तीसरे टाइप पर आइए। तीसरे टाइप के सवाल कुछ ऐसे आते हैं कि एक स्टूडेंट है जो घर से स्कूल जाता है, फिर पहले दिन वो लेट पहुंचता है, मास्टर अच्छी पिटाई करता है। अगले दिन वो अपनी स्पीड बढ़ाकर जाता है, जल्दी पहुंच जाता है। तो बताइए कि उसके घर से स्कूल कितना दूर है।
बताइए कि उसके पहुंचने का सही टाइम कितना होना चाहिए। ऐसे सवाल इसमें आते हैं। तो टाइप 3 में लिखिएगा प्रश्न, ए स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट 5 किलोमीटर पर आवर। एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ए स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट 5 किलोमीटर पर आवर। एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है एंड रीचेज हिज स्कूल 10 मिनट लेट, और अपने विद्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। एंड रीचेज हिज स्कूल 10 मिनट लेट, और अपने विद्यालय 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। If his speed has been 6 किलोमीटर पर आवर, यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, if his speed has been 6 किलोमीटर पर आवर, he would have reached 15 minutes early, तो वह 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। He would have reached 15 minutes early, तो वह 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। Then what is the actual time? Then what is the correct time for the student? तब इस विद्यार्थी के पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। तब इस विद्यार्थी के पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, सीखने पर ध्यान देंगे। मुझे एक बात बताइए, अगर स्पीड ज्यादा हुई तो किसी भी जगह पर पहुंचने का समय कम होगा, और अगर स्पीड कम हुई तो पहुंचने का समय ज्यादा होगा। स्पीड कम हुई तो पहुंचने का समय ज्यादा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनली है। इसका मतलब यह हुआ कि S1 बाय S2, अगर दो स्पीड का हम रेशो लेंगे तो टाइम का रेशो T2 बाय T1 होगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो ऐसे समझेंगे, जहां व्युत्क्रमानुपाती संबंध होते हैं वहां 1/2 हमेशा 2/1 के बराबर होगा, और जहां समानुपाती संबंध होते हैं 1/2 1/2 के बराबर होगा। तो बस यहां भी हम ऐसे ही लगाएंगे। माना उसकी चाल है 5 की, दूसरी बार चाल है 6 की। पहली बार वो 10 मिनट लेट पहुंचा था तो नॉर्मल टाइम से 10 मिनट ज्यादा लगा। दूसरी बार वह 15 मिनट जल्दी पहुंच गया था, तो हमने कहा भाई नॉर्मल टाइम T है T, तो पहली बार 10 मिनट लेट था और दूसरी बार 15 मिनट जल्दी। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5T प्लस 50, 60 माइनस 90, तो 50 प्लस 90, 60 माइनस 5T। इसके पहुंचने का सही समय 140 मिनट है। क्योंकि ये डाटा मिनटों में लिया गया है तो हम कहेंगे कि 140 मिनट इस बच्चे को 2 घंटे 20 मिनट का टाइम अपने विद्यालय में
पहुंचने में लगता है रियल टाइम, तो पहली बार 2.5 घंटे लग गए होंगे और दूसरी बार उस वक्त 15 मिनट, पहली मतलब 2 घंटे 5 मिनट में पहुंच गया हूं। तो विद्यालय पहुंचने का 2 घंटे 20 मिनट है। यहां एक और तरीका है, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे हम लोग जब डिस्टेंस के सवाल आएंगे। बट ये तरीका बड़ा कॉमन है। देखो, इस चैप्टर का नाम, भले ही हम स्पीड की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर का नाम था टाइम एंड डिस्टेंस। तो रियलिटी में इस पूरे चैप्टर में ये 3 इक्वेशन आप बनाने की आदत डालिए। अगर ये इक्वेशन आप लोग बना पाए तो आप लोग उत्तर निकाल पाएंगे। पूरा चैप्टर इन 3 इक्वेशन पर बेस्ड है। इसका एक और तरीका है, लेकिन हम बाद में देखेंगे। भाई दूसरी बार 15 मिनट जल्दी पहुंच गया, मतलब नॉर्मल टाइम से 15 मिनट जल्दी। पहली बार नॉर्मल टाइम से 10 मिनट ज्यादा लगा था। एक सवाल अभी ट्राई, भी घबराओ नहीं, पहला ही सवाल है। अगर स्कूल की दूरी पूछी जाएगी तो हम देखेंगे कि कैसे हल करेंगे। बिल्कुल, हमारा मैथ्स और बायो दोनों था। अब आप ट्राई करेंगे। अभी स्पीड, बहुत सारे सवाल आएंगे। पहले हम जीवन बिल्कुल 0 से शुरुआत कर रहे हैं। ट्राई करिए। अभी एक और सवाल ट्राई करना सेम पैटर्न पर। ए स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस, ए स्टूडेंट वॉक फ्रॉम हिज हाउस एट 10 किलोमीटर पर आवर। एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। A student walk from his house at 10 kilometer per hour and reaches his school 10 minutes late. एक विद्यार्थी घर से विद्यालय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। If his speed has been 12 kilometer per hour, if his speed has been 12 kilometer per hour, he would have reached 5 minutes early. यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, he would reach 5 minutes early, तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। Then, तब करेक्ट टाइम फॉर द स्टूडेंट, विद्यार्थी के पहुंचने का सही समय, विद्यार्थी के पहुंचने का सही समय। सेकंड, डिस्टेंस ऑफ द स्कूल, उसके घर से विद्यालय कितनी दूरी पर है। समय और दूरी दोनों पूछा है। अद्भुत।
तो टाइम को निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लगाएंगे S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। 10, 12, T+10, ये सबको समझ में आ रहा है। T+10, T-5, 5 और 6, 2 से कैंसिल कर दिया, तो यह आ जाएगा 5T, 50, 60, 30, 30 इधर लेकर आ जाओ, तो पहला उत्तर तो आएगा कि उसे अपने विद्यालय पहुंचने में 80 मिनट का समय लगता होगा। ठीक है, अब सवाल है डिस्टेंस का, तो ध्यान से सीखना इक्वेशन। मुझे एक बात बताइए कि मान लेते इसका स्कूल 12 बजे बढ़ता है, तो पहले दिन वो पहुंचा होगा 12:10 पर, पहले दिन वो पहुंचा होगा 12:10 पर, और अगले दिन वो पहुंचा होगा 11:55 पर। मतलब उसने कुल कितना समय बचा लिया? 15 मिनट। तो हम कहेंगे पहले दिन उसे जाने में जितना समय लगा, दूसरे दिन जाने में जितना समय लगा, उसने 15 मिनट दूसरे दिन बचा लिए। मतलब दोनों दिन जाने का जो टाइमिंग था उसका डिफरेंस 15 मिनट का होगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को घर से विद्यालय जाने में, माना ये घर है उसका और यह स्कूल है, डी दूरी वो चलता है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, इसमें कोई दिक्कत? टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड करो। तो डिस्टेंस माना डी, पहली बार स्पीड थी 10 की, अगली बार स्पीड थी 12 की, और क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो मुझे इसे 60 से डिवाइड करके घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें एक जैसी होनी चाहिए। सॉल्व कर दिया, एलसीएम आ गया 60। 60 लाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, उसके घर से विद्यालय 15 किलोमीटर। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि टाइमिंग का डिफरेंस है ना भाई। पहली बार जाने में जितना समय लगा, दूसरी बार 15 मिनट कम लगा। इसका मतलब ये है कि दोनों दिन जब वो स्कूल गया होगा, उसे जो टाइम लगा होगा जाने में, 15 मिनट का डिफरेंस उन दोनों टाइमिंग में आएगा। ये दूरी निकालने के लिए। दस मिनट पहले लेट पहुंचा था सुरभि, इधर ध्यान दो सभी गरीब लोग। 10 मिनट लेट पहुंचा, 12:10 पर पहुंचा था, मास्टर ने पिटाई कर दी। फिर अगले दिन वो 5 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो टोटल टाइम कितना बचाया उसने? टोटल टाइम
कल कल होगा मोहित वो मैराथन। ठीक है, एक और तरीका देखो, टाइम निकालने का एक और तरीका, टाइम निकालने का एक और तरीका। मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस पता है ना कि स्कूल का कितना है? 15 किलोमीटर। अब इमेजिन करना, प्रैक्टिकल इमेजिन करना कि तुम्हें 15 किलोमीटर जाना है और तुम 10 के हिसाब से चल रहे हो, 10 के हिसाब से चल रहे हो, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? 15 किलोमीटर जाना है, 10 के हिसाब से चल रहे हो, 1.5 घंटा। कितना लगेगा? 1.5 घंटा। और जब आप 1.5 घंटा लगेगा मतलब 90 मिनट लगेंगे। तो जब आप 90 मिनट में पहुंचे तो किसी ने कहा कि तुम 10 मिनट लेट आए हो। 90 मिनट पहुंचने के बाद लोग तुम्हें क्या कह रहे हैं कि तुम 10 मिनट लेट आए हो, मतलब तुम्हें कब पहुंचना चाहिए था? 80 मिनट में। तो अगर आप टाइमिंग ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, डिस्टेंस निकालने के बाद आप टाइम निकाल सकते थे। अब आप ट्राई करिए ऐसा सवाल जिसमें मैं दोनों पूछ रहा हूं। बजट की बस अब 2 क्लास और लगेगी और खत्म हो जाएगा बजट। पहले आप ट्राई करिए एक और सवाल। इफ ए ट्रेन रन एट 40 किलोमीटर पर आवर, यदि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, if a train run at 40 km/h, it reaches its destination late by 11 minutes. यदि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट की देरी से पहुंचती है। It reaches its destination late by 11 minutes. यदि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट की देरी से पहुंचती है। बट इफ इट रन एट 50 km/h, बट इफ इट रन एट 50 km/h, लेकिन यदि यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, लेकिन यदि यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, इट इज लेट बाय 5 मिनट ओनली, तो वह केवल 5 मिनट की देरी से ही पहुंचती है। दोनों ही बार देरी है, तो वह केवल 5 मिनट की देरी से ही पहुंचती है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज, तब यह ट्रेन कितनी दूरी तय करती है। एंड करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट इट्स जर्नी, तब यह ट्रेन कितनी दूरी तय करती है और ट्रेन के पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। ट्रेन के पहुंचने का सही समय ज्ञात कीजिए। दो सवाल आपसे पूछे गए हैं।
19 मिनट। पहले तो टाइम आ गया, बहुत बढ़िया। अब आप डिस्टेंस 20 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने टाइम और डिस्टेंस दोनों निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। तो पहले मैं डिस्टेंस निकालने से पहले, इक्वेशन को समझने से पहले, 12 बजे मान लो ट्रेन के पहुंचने का टाइम था। पहले दिन 12:11 पे पहुंची, अगले दिन 12:05 पे पहुंची, तो 6 मिनट का टाइम बचा लिया। माना वो ट्रेन डी डिस्टेंस तय करती होगी, तो D/40 माइनस D/50 इज इक्वल टू 6/60। ये इक्वेशन समझ में आ रहा है सभी को? 6 मिनट का टाइम बचा लिया उस ट्रेन ने अपनी स्पीड को बढ़ाकर, 6 मिनट का। एलसीएम 200, 5D, 4D, D इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। कोई व्यक्ति अगर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 के हिसाब से चलेगा, तो 30 मिनट का समय लगेगा। जिसमें कोई कह रहा है कि आप 11 मिनट लेट हो, तो 19 मिनट में पहुंचना चाहिए। बाकी आप चाहो तो S1/S2, T2/T1 से भी निकाल सकते थे। 40-50, पहली बार 11 मिनट, दूसरी बार 5 मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4T44, 5T25, तो हम कहेंगे कि भाई 90। ये है दोनों दिन ट्रेन के चलने का डिफरेंस। दोनों दिन ट्रेन के चलने का डिफरेंस T1 माइनस T2 के बेसिस पर हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। गगन कह रहा है कुछ समझ नहीं आया, तो बस इतना ही कह सकते हैं कि 2 मिनट का मौन रखा जा सकता है गगन के लिए। आप या तो केवल टाइमिंग निकाल दीजिए अगर डिस्टेंस निकालने में दिक्कत आ रही है। 6/60 घंटे में बदलने के लिए कर रहे हैं। भाई प्लस माइनस तो आपको सवाल से ही समझ में आएगा ना। मुझे बताओ, पिछले प्रश्न में वो विद्यार्थी पहले देरी से पहुंचता था, फिर जल्दी पहुंचता था। इस प्रश्न में ट्रेन दोनों बार लेट पहुंची। बस अंतर है कि पहले 11 मिनट लेट पहुंची और फिर 5 मिनट लेट पहुंची। आप प्रैक्टिकल चलो ना। आप प्रैक्टिकल चलो कि आपको कहीं जाना है, एक ट्रेन 11 मिनट लेट थी, आज 5 ही मिनट लेट है, तो आप क्या कहोगे? भाई कुछ भी कहो, कल से तो 6 मिनट जल्दी आई है। और बची बात ये इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि T1 माइनस T2 दोनों दिनों के पहुंचने में 6 मिनट का डिफरेंस है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस वही थी, स्पीड अलग थी। डिस्टेंस 6/60 क्योंकि किलोमीटर में है, तो 40, 50, 1/10, 5D,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20 किलोमीटर। और टाइमिंग निकालना है तो टाइमिंग को हमने देखा किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम कल देखेंगे इसके आगे के टाइप। थोड़ा सा वीडियो को 2-2 बार देखो, बट इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब मैं आपको बता दूं कि मैं भेज चुका हूं सवाल ये वाला। अभी तक यूपीएससी ने डिस्टेंस ही पूछी है, मैंने इस बार टाइम भेजा है, टाइम। जिन लोगों के फॉर्म भर चुके हैं, याद रखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के सर्टिफिकेट अपडेटेड चाहिए, यूपीएससी ने अपडेटेड मांगे। बताओ वासु। Sir, today's reasoning one, that last fourth sum, sir. Continuous series last one, sir. TSTT. TST, there are the 3 pairs or 3 pair repetition. Yes, sir. But you said that we have to check before S there is some letter or after T there is some which letter is there. So in this question, such letter search which is after S but before T. So in this case, after S is T, or and before T is also S, no, sir. Last. before, yes, maybe, but